हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। आज हम डाइजेस्ट सिस्टम और आगे लेके चलेंगे। पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस पढ़ा। उसके पहले हमने पैनक्रियाटिक जूस, पूरे ग्लैंड्स जो है सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। बस अब बचा क्या है, डाइजेशन में इंटेस्टाइनल जूस का फाइनल डाइजेशन, उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिजीज। तो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, अमीनोपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, इंटेरोकाइनेज। अब इसको क्या होता है, इसका काम क्या होता है ये समझाएं। अमीनोपेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। इसी को इरेप्सिन भी बोलते हैं, दोनों को मिला के इरेप्सिन बोलते हैं। अमीनोपेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। सुक्रेज, माल्टोज और लैक्टेज जो होता है, माल्टेज और लैक्टेज ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करते हैं। इंटेस्टाइनल लाइपेज जो होता है ये फैट के डाइजेशन में मदद करते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज जो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइडेज ये दोनों न्यूक्लिक एसिड जिससे डीएनए आरएनए इसको पचाने में काम करता है। फिर इंटेरोकाइनेज होता है, ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जब आपने पैनक्रियाटिक जूस पढ़ा था। तो पैनक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोपेप्टाइडेज, एमाइलेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज। और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज इंटेरोकाइनेज करता है। ट्रिप्सिनोजन प्रो एंजाइम होता है, मतलब इनएक्टिव एंजाइम होता है। इसी को इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है एक्टिव। फिर कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज और सबको वो भी इनएक्टिव एंजाइम होते हैं जो उनको ट्रिप्सिन फिर चेंज करता है। उसको पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पैनक्रियाटिक जूस से डाइजेशन हो चुका है। अब उसके डाइजेशन से जो भी चीज, बहुत अधिकतर चीजें डाइजेस्ट हो गई हैं, तो उसके बाद जो बच रहा है उसका भी जो डाइजेशन आवश्यक है। तो अब पेप्टाइड बचा है, मतलब प्रोटीन के डाइजेशन से। यही अमीनोपेप्टाइडेज जो होता है पेप्टाइड्स को स्मॉल यूनिट्स और अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। इसी के स्मॉल यूनिट्स में चेंज कर, इसी के स्मॉल यूनिट्स में और अमीनो एसिड में। क्योंकि हम प्रोटीन तो डाइजेस्ट होता नहीं है, मैं बता चुका हूँ, अमीनो एसिड होता है। तो अमीनोपेप्टाइडेज जो होता है, फिर स्मॉल यूनिट्स बच गए, इसका स्मॉल यूनिट्स को डाइपेप्टाइडेज फिर अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, जो कि प्रोटीन का मोनोमर है, ये बता ही चुके हैं जो होता है। यहाँ अब जो होता है अमीनो एसिड बन चुका है, प्रोटीन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा अमीनो एसिड ग्रुप में। फिर माल्टेज बचा है पैनक्रियाटिक जूस से। माल्टेज को माल्टोज जो होता है ग्लूकोज में चेंज कर देता है। फिर ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लायक हो जाता है। फिर सुक्रेज बचा है, वो सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। फिर लैक्टेज बचा है, उसको लैक्टोज बचा है, उसको लैक्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज में चेंज कर देता है। फिर मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड बचा हुआ है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। सेलेब्री एमाइलेज से कुछ डाइजेशन हुआ है, फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज से कुछ डाइजेशन हुआ है। उसके बाद मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड बच जाता है। ये तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा नहीं, इसलिए लाइपेज जो होता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में से चेंज कर देता है। फिर न्यूक्लियोटाइड्स जो बचे हुए हैं उसको न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है न्यूक्लियोसाइड में और फास्फोरिक एसिड में चेंज कर देता है। फिर न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसको न्यूक्लियोसाइडेज जो होता है शुगर में और नाइट्रोजनस बेस में चेंज कर देता है। कुल मिला के हमारे बॉडी में अब डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना बाकी है। डाइजेशन आप ये इसको पूरा समझ चुके हैं। इसके बाद इसको नोट डाउन करिएगा, फिर एब्जॉर्प्शन समझाते हैं आपको। इसको आपने समझा, इसके आगे एक चीज बची हुई है छोटा से, जो आप समझ रहे हैं लेकिन उसको बताना भी जरूरी है। अब ह्यूमन मैमल्स में जो होता है स्टमक में एसिड होता है, उसके बाद जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं वैसे बेसिक मीडियम हो जाता है। मतलब कि अब पूछ लिया क्वेश्चन किसी ने कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसा होता है, तो फर्स्ट एसिडिक उसके बाद बेसिक होता है ना। पहले एसिडिक डाइजेशन होता है, मतलब कि स्टमक में डाइजेशन होता है, वहां पीएच 1.2 और 1.3 रहता है, एचसीएल होता है क्योंकि। फिर ड्यूडेनम में आता है काइम, जो वहां पे डाइजेशन होता है, तो वहां तो बेसिक मीडियम होता है, कोई बेसिक कार्बोनेट्स होते हैं। ये पहले एसिडिक होता है फिर बेसिक होता है डाइजेशन। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हम आगे डाइजेशन पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम एब्जॉर्प्शन पे आते हैं। डाइजेस्टिव पार्ट जो हमारे डाइजेस्टिव में मेन डाइजेस्टिव जो बचे हुए हैं वो एब्जॉर्ब कैसे होंगे, मतलब कि डाइजेस्टिव पार्ट द इन एब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्ट वही जो डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बचे हैं ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब होते हैं। डाइजेशन
पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, म्यूकोसा में आते हैं। इट इज कैरीड आउट, मतलब ये जो होता है दो भाग में, पैसिव या एक्टिव। एक्टिव को फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, तो इसी को ये लिखा गया है। इट इज कैरीड आउट बाय पैसिव बाय एक्टिव फैसिलिटेट मैकेनिज्म, या पैसिव द्वारा या एक्टिव या फैसिलिटेट द्वारा। सम अमाउंट ऑफ मोनोग्लिसराइड, मतलब कुछ अमाउंट में मोनोग्लिसराइड जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सम इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ही ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या? मोनोग्लिसराइड, कुछ अमाउंट में मोनोग्लिसराइड जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये मोनोग्लिसराइड होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन ये होते हैं सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर बॉडी को एनर्जी देते हैं। जैसे फिर दूसरी लाइन आती है, फिर सबस्टेंस, मतलब कुछ सबस्टेंस जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड, सब वो जो होता है मोनोग्लिसराइड के रूप में, ये सबस्टेंस के रूप में, ये भी एब्जॉर्ब होते हैं कैरियर आयन Na+ के रूप के मदद से। इस मैकेनिज्म को फैसिलिटेट मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब बीच में एक कैरियर आयन कुछ आए, कोई भी आयन, जैसे Na+ की वजह से ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो होता है एब्जॉर्ब होता है Na+ मतलब के मदद से। इस मैकेनिज्म को फैसिलिटेट मैकेनिज्म या जो होता है ये बता चुका है एक्टिव मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक, अब आगे क्या होता है? वाटर भी तो हम पीते हैं, पानी भी। तो ट्रांसपोर्ट वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये होता है ये एब्जॉर्प्शन इतना पढ़ चुके हैं, बस अब बच रहा है तो क्या? फैटी एसिड भी बचा हुआ। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है इनसॉल्युबल होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब ब्लड में होने, डायरेक्ट ब्लड में तो जा नहीं सकता, तो इसको हम कैसे बेचेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को? ये हम आगे पढ़ेंगे। अब इसी को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। 2-4 शब्द इसमें टफ टाइप में लग रहे हैं, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, ये एक शब्द आ रहा है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है ये हम बताएंगे। सिंपल डिफ्यूजन के ये होता है कि मतलब डायरेक्ट हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, डिफ्यूज हो जाए कोई भी चीज। जैसे कि कुछ अमाउंट में मोनोग्लिसराइड जो होता है, जो बन चुके हैं मोनोग्लिसराइड, कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये जो होते हैं मोनोसेक्राइड होते हैं, ये कुछ मात्रा में हमारे ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाए, उसी को सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। एब्जॉर्ब मतलब डिफ्यूज हो जाए, सिंपल मतलब एकदम साधारण तरह से, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज हो जाए, ब्लड में हुई होगा क्योंकि एनर्जी हमें चाहिए। क्या? मोनोसेक्राइड मतलब कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि क्लोराइड आयंस। ठीक, ये हमारे बॉडी में डायरेक्ट बॉडी का ब्लड में डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूज हो जाते हैं, इसी को सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। अब आता है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, या इसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। अब ये टफ भी, ये आपको लग रहा होगा शब्द, डायरेक्ट लिखने में तो ठीक है लेकिन समझने में, ये कुछ अमाउंट में जैसे कि ग्लूकोज या कुछ अमीनो एसिड या कुछ इनके एब्जॉर्प्शन में बीच में कोई कैरियर आयंस आए, मतलब डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, कोई कैरियर आयन बीच में आए, जैसे यहाँ Na+ आता है। ठीक, इनके मदद से जो भी एब्जॉर्प्शन होगा या मैकेनिज्म होगी उसी को फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ये हो गया। वाटर जो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल द्वारा होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी कुछ मात्रा में है, और जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे एनाटॉमी में भी दिया हुआ है ये सब चीजें। ठीक, अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डायरेक्ट तो हमारे हो नहीं सकते, इसकी अब मैकेनिज्म हम समझेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे एब्जॉर्ब होता है। अब हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो होता है एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। फैटी एसिड आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड बाय स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड माइसिली। पहले वो इस छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, उसी को माइसिली बोलते हैं। मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आता है। और माइसिली क्या होता है? बाइल साल्ट आपने पढ़ा, और फैट ग्लोब्यूल को भी हम साथ में माइसिली बोलते हैं, इसी को माइसिली। ठीक, दे आर रिफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फ्लैट ग्लोब्यूल कॉल्ड साइक्लोमाइक्रॉन। साइक्लोमाइक्रॉन क्या होता है? जो फ्लैट ग्लोब्यूल होता है इसी के ऊपर एक प्रोटीन की कोट चढ़ जाती है, मतलब कवर चढ़ जाती है, छिलका चढ़ जाता है। ठीक, ये मैंने फिगर बना दिया, फ्लैट ग्लोब्यूल है उसके ऊपर प्रोटीन की एक कोट हो जाती है, उसी को जो होता है साइक्लोमाइक्रॉन कहते हैं।
साइक्लोमाइक्रोन क्या होता है, प्रोटीन प्लस ग्लोब्यूल जो होता है दोनों को मिलाकर साइक्लोमाइक्रोन कहता है। ये जो होता है लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है, फिर क्या ये मतलब साइक्लोमाइक्रोन जो होता है उसका ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड में स्ट्रीम हो जाता है। ठीक, ये होता है फैट का एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब जो होता है एनसीईआरटी में एक कॉलम दिया हुआ है, हम उसको पढ़ लेते हैं। आगे बचे हुए एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ क्या होता है ये भी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये तो चार्ट, जैसे माउथ में कुछ ड्रग जो होती है एब्जॉर्ब होती है, फिर आता है स्टमक, स्टमक में वाटर होता है, सिंपल शुगर और अल्कोहल। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। वाटर होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं और जो कुछ ड्रग यहाँ भी होते हैं एब्जॉर्प्शन। अब अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको देखना हो तो माउथ में ड्रग होता है, स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ मिनरल्स और कुछ ड्रग। ठीक, बाकी बची हुई सारी चीजें कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि प्रिंसिपल, जैसे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, उसके बाद फिर ग्लूकोज, ग्लूथेरॉल, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इस सब का एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कुल मिला के ये रटने वाली चीजें हैं कि माउथ में ड्रग होता है, स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स और ड्रग होते हैं। बाकी बची हुई सब चीजें जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तब इसके बाद आती है डिजीज। अब डिजीज खत्म करते हैं, आगे अब डिसऑर्डर आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होता है उसी को ही हम डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कि लिख चुके हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द मोस्ट कॉमन ऑफ एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज। मोस्ट कॉमन जो होता है बैक्टीरियल और वायरल डिजीज होता है किसमें, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो होता है। फिर आगे क्या होता है, द इन्फेक्शन आर आल्सो कॉज्ड बाय पैरासाइट इंटेस्टाइन लाइक टेपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। मतलब कुछ पैरासाइट होते हैं जैसे कि टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, इनके पैरासाइट के द्वारा भी इन्फ्लेमेशन होता है जो कि मोस्ट कॉमन यही सब है। फिर हम आते हैं सीधे डिजीज पे, जॉइंडिस। ठीक, ये क्या किसको इफेक्ट करता है, लीवर को। इसमें क्या होता है, स्किन का और बॉडी कलर जो होता है और येलो हो जाता है, पीला क्यों होता है, बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से। बाइल पिगमेंट ब्लड में बढ़ जाता है जिसकी वजह से पीला हो जाता है, तो वो जॉइंडिस होता है। वोमिटिंग क्या होती है, ये इंजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, मतलब स्टमक का जो कंटेंट होता है वो मुंह से बाहर आ जाए, जो उसी को वोमिटिंग कहते हैं। ठीक, ये रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ कंट्रोल बाय मेडुला, मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, मतलब बाहर की ओर जो होता है, ये मेडुला कंट्रोल करता है। नाजिया नाजिया प्रोड्यूस वोमिटिंग, मतलब मिचलाना जिसे कहा जाता है उसी को नाजिया बोलते हैं। ठीक, अजीब से होना वो वोमिटिंग का कारण होता है। ठीक, ये यहाँ फंसा फंसा लगेगा आपको, फिर वोमिट हो जाएगा। वोमिटिंग से आदमी की मौत भी अधिकतर हो जाती है। वोमिटिंग की इतनी जो केयर करते हैं कि जब आप एरोप्लेन में सफर करेंगे तो उसमें से सामने जो होता है आपके सीट के वोमिट बॉक्स होता है। कभी कभी वोमिटिंग जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन कर जाता है, मतलब आप बहुत देर वोमिट अपने मुंह में रोके रहे तो सीधे ट्रैकिया में चला जाता है, जिससे एयर पाइप बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आप हॉस्पिटल तुरंत चले गए पास में तो आपकी एयर पाइप साफ करके आपको बचाने की चांस होती है, नहीं तो आदमी अधिकतर डेड कर जाता है वोमिट की वजह से। इसीलिए एरोप्लेन में देखिए आगे सुविधा दी रहती है। तो आगे और डिजीज पढ़ेंगे हम, बताओ काय ऐसा बता रुक जा। आगे हम डायरिया पढ़ते हैं। डायरिया में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बबल मूवमेंट के द्वारा। इन देखिए द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड फकल डिस्चार्ज कॉल्ड डायरिया। मतलब एबनॉर्मल जो होते हैं, बबल मूवमेंट एबनॉर्मल होने लगता है और जो फकल मैटर जो होता है, डिस्चार्ज जो होता है वो जल्दी जल्दी होने लगता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है कम हो जाता है बॉडी में। ठीक, डायरिया में सिम्टम्स क्या है, बबल मूवमेंट बढ़ने लगते हैं, एब्जॉर्प्शन कम होता है और फकल मैटर के डिस्चार्ज ज्यादा होने लगता है, जो डायरिया होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इन दिस feces and related with the rectum the bowel movement occur irregularly। bowel movement इसमें भी अनरेगुलर होने लगता है, लेकिन जो होता है रिक्टम में छोटी सी ग्रोथ होने की वजह से फीसल आने में बड़ी तकलीफ होती है। ठीक,
एक कॉन्स्टिपेशन हुआ। फिर इंजेशन मतलब खाना ना पचना। इन दिस फूड नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, जो हमेशा फुलनेस महसूस होगा, जो होता है डाइजेशन में नहीं हो पाता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट फूड नहीं हो पाता। इस क्यों कारण? इसका सबसे बड़ा कारण स्पाइसी फूड, इतने समय बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, इन सब की वजह से ये सबसे बड़ी दिक्कत इंडाइजेशन की आती है। इंडाइजेशन में आदमी को फिर बहुत सारी बीमारियां भी होने लगती है इंडाइजेशन की वजह से। ये सब रटने की चीजें हैं, सारी सिम्टम्स बस आप रटिए और डिजीज जाके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उसको कर दीजिए। ठीक, आज के लिए थैंक यू। अब आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।